हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कैरियर्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के आज के सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स के बारे में। जैसा कि आपको पहले हमने बताया है कि इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन होता है साई, ये 3 वेव फंक्शन से मिलकर के बना होता है। आर आर, थीटा थीटा और फाई फाई। इसमें ये जो आर आर वेव फंक्शन है ये केवल डिस्टेंस स्मॉल आर से रिलेटेड है, केवल उसी पर डिपेंड करता है। ये जो वेव फंक्शन है ये वेव फंक्शन केवल एंगल थीटा पर, जिसे जेनिथ एंगल कहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। और ये जो वेव फंक्शन है ये केवल एंगल फाई, जिसे हम एजीमुथल एंगल कहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। अब हम ये जानते हैं कि जो साई स्क्वायर है ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को। तो इससे हम कह सकते हैं कि साई स्क्वायर जो है उससे हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी किसी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के बारे में या उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में, या हम कह सकते हैं कि किसी एटम में न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी होगी और ये प्रोबेबिलिटी किस डायरेक्शन में होगी, यानी डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस और एंगुलर प्रोबेबिलिटी दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगी। यानी हम कह सकते हैं कि साई स्क्वायर की सहायता से हम जान सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 2 चीज़ें पता चलेंगी हमको। एक पता चलेगा रेडियल डिस्टेंस और दूसरी इंफॉर्मेशन जो मिलेगी वो होगी डायरेक्शन। तो इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो कर्व्स प्लॉट किए जाते हैं, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिए जाते हैं, वो कहलाते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। और चूँकि बताया दो तरह के इंफॉर्मेशन से कर्व्स रिलेटेड होते हैं। एक से रेडियल डिस्टेंस के बारे में पता चलेगा, यानी रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन का पता चलेगा, और एक से डायरेक्शन यानी एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का पता चलेगा। तो इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स भी 2 तरह के हो गए, एक रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स और दूसरे जो होंगे वो एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। तो अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स क्या होते हैं। तो हमने ये रिप्रेजेंटेशन 2 बनाया हुआ है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स के लिए, 1s और 2s जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन एटम में उनके लिए। तो अब देखिए इसमें कि जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो कैसे पता चलता है। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व न्यूक्लियस से
इलेक्ट्रॉन की रेडियल डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और इस कर्व को प्राप्त करने के लिए हम रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डी यानी 4πr² साई स्क्वायर को रेडियल डिस्टेंस या न्यूक्लियस से डिस्टेंस r के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं। तो दो प्लॉट हमने बनाया हुआ है इसमें, एक 1s इलेक्ट्रॉन के लिए और एक बनाया है 2s इलेक्ट्रॉन के लिए। तब इस कर्व में अब आप देखिए कि क्या क्या इंफॉर्मेशंस इंक्लूडेड है। हम 1 बाय 1 दोनों का उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर 1s इलेक्ट्रॉन। तो 1s इलेक्ट्रॉन के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है इससे पता चलता है कि r इक्वल्स टू 0 पर जो डिस्टेंस 0 है, इस पर जो फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन d की वैल्यू 0 है। उसके बाद से जैसे जैसे r इंक्रीज करता है तो d भी इंक्रीज करता है और इंक्रीज करके एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है। ये मैक्सिमम वैल्यू है, यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर 1s इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। और इस डिस्टेंस को देखें तो ये डिस्टेंस है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये डिस्टेंस बोर मॉडल में फर्स्ट बोर ऑर्बिट की रेडियस भी है। तो ये हमने आपको बताया कि फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम हो जाती है 0.529 एंगस्ट्रॉम पर, और ग्रेजुअली फर्दर r इंक्रीज करता है, प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करती है। r कह सकते हैं कि फर्दर इंक्रीजेस बट d डिक्रीजेस, और कह सकते हैं कि एट r इक्वल्स टू इन्फिनिटी d इक्वल्स टू 0। तो ये बताया हमने आपको 1s इलेक्ट्रॉन के लिए जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे 2s इलेक्ट्रॉन के लिए। तो उम्मीद करें कि ये आपको 1s इलेक्ट्रॉन की बात समझ में। एक बार फिर थोड़ा सा हिंट करते हैं। 1s इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो दिखाया कि r इक्वल्स टू 0 पर 0 है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है न्यूक्लियस से फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है, और डिस्टेंस 0.529 पर ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो मैं आपको बताएं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रीजनसी जो होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल जो होगा 1s इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी डिस्टेंस पर होगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम पर होगा। तो ये रेडियल डिस्टेंस के बारे में पता चला। अब हम बात करते हैं 2s इलेक्ट्रॉन के लिए। टू एस इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए बिल्कुल सिमिलर प्रोबेबिलिटी को, यानी जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है d यानी 4πr² साई स्क्वायर, इसको रेडियल डिस्टेंस r के अगेंस्ट प्लॉट किया गया है। तो इसमें देख रहे हैं दो पीक्स मिल रहे हैं, तो कह सकते हैं एट r इक्वल्स टू 0 d इक्वल्स टू 0। और फिर क्या बताया कि एट r इक्वल्स टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये लिखा है R1 एक्चुअली इसके लिए था। तो 0.529 एंगस्ट्रॉम ये डिस्टेंस है।
तो इस डिस्टेंस पर डी जो होता है इंडिकेट करता है लो मैक्सिमा को, मतलब इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी यहाँ थोड़ी ज़्यादा होती है, 0 नहीं होती है। फिर और आगे जाते हैं तो एट कह सकते हैं कि R इक्वल्स टू 2 × 0.529 एंगस्ट्रॉम। यहाँ तो यहाँ जो होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है डी जो होती है वो 0 हो जाती है। फिर उसके बाद से प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस में इंक्रीज़ होने के साथ इंक्रीज़ करती है और कह सकते हैं कि एट R इक्वल्स टू 5 × 0.529 एंगस्ट्रॉम, इतनी डिस्टेंस पर जो D है वो एक हायर मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करती है, यानी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है। और R इक्वल्स टू इन्फिनिटी, जो D की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। तो दिखाया कि इसमें एक लोअर मैक्सिमा है और एक हायर मैक्सिमा है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। आप देखिए जो बोर्स मॉडल है वो बताएगा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा 1s इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से केवल इतनी डिस्टेंस पर ही होगा और हमेशा उतनी ही डिस्टेंस पर रहेगा, ऐसा बताया गया बोर्स मॉडल में। और उसमें इसलिए उसमें कहा गया कि वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स में ही इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व कर सकता है, यानी वो सर्टेनिटी के बारे में बात करता है, प्रोबेबिलिटी के बारे में बात नहीं करता है मॉडल। तो ये हमने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी इस तरह से वैरी करती है और बताया कि जो बोर मॉडल है वो क्या बताता है। अब थोड़ी सी बात यहाँ करें कि अगर हम चार्ज डेंसिटी क्लाउड्स को अगर देखते हैं तो इसमें पता चलता है कि न्यूक्लियस से ये जो डिस्टेंस है 0.529 एंगस्ट्रॉम, यहाँ तक जो है वो चार्ज डेंसिटी है। उसके बाद से चार्ज डेंसिटी यहाँ पर जो 0 हो जाती है और उसके बाहर एक ये तो पोर्शन जो बना मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी का वो स्फेरिकल होगा और उसके बाद जो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ पोर्शन में क्या हो गई, 0 हो गई। और उसके बाद फिर चार्ज डेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। यानी कह सकते हैं कि 2s ऑर्बिटल के केस में न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके बाद नो इलेक्ट्रॉन रीजन है जो कि सराउंडेड है एक स्फेरिकल शेल से। तो कहने का मतलब यह है कि जो 2s ऑर्बिटल है उसमें 2 मैक्सिमा, एक लोअर और एक हायर, और बीच में 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन, जिसे हम कह रहे हैं क्या, 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन को ही हम कहते हैं, मतलब इस पॉइंट कहते हैं यहाँ, इसको हम कहते हैं नोड। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, आपको बताएं। नोड की प्रेजेंस ये इंडिकेट करती है कि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होता है। द प्रेजेंस ऑफ नोड क्लियरली इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन हैज़ वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक। अब थोड़ी सी तुलना हम कर देते हैं यहाँ पर, जो बोर मॉडल है और वो वेव मैकेनिकल मॉडल है उसके हिसाब से। तो यहाँ मेंशन कर दें थोड़ा बोर मॉडल और यहाँ वेव मैकेनिकल मॉडल। तो आपको बताया कि 1s के लिए बताया कि 0.529 एंगस्ट्रॉम पर
एनर्जी लेवल होगा, ये डिस्टेंस हो गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया 0.529 एंगस्ट्रॉम, और जो सेकेंड हो गया उसके लिए 5 × 0.529 एंगस्ट्रॉम, माने सेकेंड जो एनर्जी लेवल होगा उसके बारे में। लेकिन जो वेव मैकेनिकल मॉडल है वो बताता है कि R = 0 से जब हम आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी जो होती है हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ होती है, जीरो नहीं होती है, लेकिन वह प्रोबेबिलिटी, वह फाइंडिंग जो होती है वो R = 0.529 एंगस्ट्रॉम पर मैक्सिमम होती है। उसके बाद भी डिस्टेंस बढ़ती है तो प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होती, काफ़ी दूरी तक कुछ न कुछ प्रोबेबिलिटी रहती है। जैसा कि बोर मॉडल में कहा गया कि इसके पहले और इसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, केवल यहीं इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इंडिकेट कर रहा है कि इसके पहले भी प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग की, भले ही कम हो, और उसके बाद में भी प्रोबेबिलिटी है, भले ही वो कम हो। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है। और ये जो मॉडल है वो नोड के बारे में नहीं बता रहा है, जबकि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उससे नोड के बारे में पता चलता है, और ये नोड की प्रेजेंस जो होती है वो वेव कैरेक्टर को इंडिकेट करती है। तो इस तरह से हमने आपको बताया अभी रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स 1s 2s और अदर इलेक्ट्रॉन्स के लिए हाइड्रोजन एटम में। तो वीडियोज़ आप देखते रहिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने व्यूज़ कमेंट्स के माध्यम से निश्चित रूप से मेंशन कीजिए। ये कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।